वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। आज मैं आपको वर्णमाला की क्लास लेने जा रही हूँ। तो ठीक है, वर्णमाला की क्लास हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे पहली क्लास होती है। क्यों? क्योंकि वर्णमाला में ही हम वर्ण व्यंजन संधि स्वर के बारे में जानते हैं, और ये अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो आगे की क्लास में हमको बहुत दिक्कत होगी। और इस वर्णमाला से हमें यूपीएससी, एमपीएससी, लेखपाल, टेट, सुपर टेट, टेट, इस सब में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और 11th-12th के एग्ज़ाम में भी आते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ण विच्छेद आता है, और जब वर्ण विच्छेद तभी कर पाएंगे जब वर्णमाला आप जानेंगे। इसलिए हमें वर्णमाला को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम आज पढ़ते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला की परिभाषा क्या है, उसके बाद तो सबसे पहले देखते हैं वर्णमाला की परिभाषा। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब जब भी आपका वर्णमाला की परिभाषा होगी, अगर इस तरह से दिया हुआ व्यवस्थित क्रम में होगा या क्रमबद्ध समूह में होगा, तभी वर्णमाला की परिभाषा सही होगी। और अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया रहेगा तो इस तरह से ऑप्शन में दिया होना चाहिए कि व्यवस्थित क्रम हो या क्रमबद्ध समूह में हो, तभी आपका ऑप्शन में सही होगा। इस तरह से होगा अगर कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम में या केवल वर्णों के समूह से तो नहीं होगा, व्यवस्थित क्रम होगा, क्रमबद्ध समूह होगा, तभी ऑप्शन सही होगा। अब इसकी संख्या आपकी होती है 52, यानी कि 52। इसकी संख्या होती है 52। अब इसके बाद हम चलते हैं वर्ण, समझते हैं। वर्णमाला तो समझ लिए कि तो वर्णमाला कितना होगा, पूरा आपका स्वर व्यंजन दोनों मिलाकर आपका 52 होता है। अब इसके बाद होता है वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, किए जा सकते। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कैसे टुकड़े नहीं किए जा सकते, हमको तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या कैसे भाषा क्या हुआ, भाषा की सबसे छोटी। देखिए, ये आपका जो वर्ण है, ठीक है, ये आपका वर्ण है। अब ये हलंत लगा है, हल जब लगा है तो ये खुद ही आधा हो गया। ठीक है, ये बिना स्वर का है ये, और ये खुद में आधा है। तो इसके टुकड़े कैसे हम कर सकते हैं? इस वर्ण के हम टुकड़े कैसे कर सकते हैं? टुकड़े नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसी को हम वर्ण कहते हैं। अब क्या आता है, वर्ण को ही हम भाषा भी कहते, ध्वनि कहते हैं। वर्ण को ध्वनि, ठीक है। फिर होता है लिपि, लिपि चिन्ह। अब ये सोचेंगे, देखिए क्वेश्चंस घुमा फिरा कर कैसे देता है वर्ण। अब देखिए वर्ण क्या है, आपने बताया ना, क ख, ये सब क्या है, आपका वर्ण हो गया। लेकिन अब ध्वनि में क्या है कि जब हम आपको किसी वर्ण को मुख से बोलते हैं, मौखिक रूप होता है और मेरे कानों तक आवाज़ जाता है, वो तो ध्वनि होती है। उसी ध्वनि को हम लिखित रूप में लिखते हैं, तो वही क्या, जैसे हम क बोल रहे हैं तो क मौखिक रूप में बोल रहे हैं और वो तो ध्वनि हो गया, लेकिन उसी का लिखित रूप लिख देंगे तो वही वर्ण हो जाता है। ठीक है, और लिपि चिन्ह, लिपि चिन्ह क्या आता है, उसकी लिखने की शैली, जैसे अ है, आ है, ये जो लिखने की शैली जो होती है इस तरह से, इसी को हम लिपि चिन्ह करते हैं, क्योंकि चिन्हों के आधार से बना के इसको लिखा, यही लिपि चिन्ह होता है।
ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है, वर्ण क्या होता है, तो वर्ण के मान लिया, और ध्वनि पूछ दिया, तो ये नहीं कि ये वर्ण का मतलब ध्वनि, ध्वनि का मतलब लिपि चिन्ह, तो इसको कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं, ठीक है ना। तो लिपि, अब जैसे इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, हिंदी भाषा की लिपि जो होती है, लिपि देवनागरी लिपि होती है, देवनागरी लिपि होती है। जो भी हिंदी भाषा के जो भी वर्ड, जो भी लिपियां होती है, वो क्या होती है, देवनागरी लिपि होती है। और आपकी अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है, रोमन लिपि होती है, रोमन लिपि, लिपि रोमन होती है, भाषा की रोमन लिपि होती है। ठीक है। तो हिंदी, जब भी आपसे पूछ रही थी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है, देवनागरी लिपि होती है। देवनागरी लिपि में वो लिखा रहता है। और अंग्रेजी भाषा को की जो लिपि होती है जिसमें लिखा रहता है, उसको रोमन लिपि कहते हैं। ठीक है। अब आता है कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। वर्ण के भेद, वर्ण के भेद, वर्ण के भेद होते हैं दो, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि स्वर कितने होते हैं। ठीक है। तो स्वर आप बताएंगे 13। ठीक है। सभी लोग यही जानते हैं कि स्वर 13 होते हैं, और व्यंजन 39, 39। ठीक है। लेकिन जब आपसे ये कहा जा रहा है कि स्वर 13 है, तो स्वर 13 कब माना जाएगा, जब ये पूछा जाएगा वर्णमाला में, वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या, कुल संख्या, तब हम 13 बताएंगे या 13। ठीक है ना। लेकिन अगर केवल स्वर की संख्या पूछी जाएगी तब आप 11 बताएंगे यहाँ पे। ठीक है ना। जब भी वर्णमाला में स्वर की संख्या पूछिएगा, कुल संख्या जब भी पूछी जाएगी तब हम 13 बताएंगे। और ऐसे जो होता है वो 11, स्वर संख्या 11। बाकी दो जो है, वो दो स्वर जो है वो अयोग वाह, वो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि वो क्यों अयोग वाह है और क्यों अनुस्वार, ये सब आगे बढ़े। ठीक है। तो वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या 13 है, और ऐसे जो स्वर माना जाता है वो 11 है। ये हो गया। व्यंजन आपका 39 हो गया। ये आपका स्वर व्यंजन। अब इस तरह से देखिए, स्वर की परिभाषा क्या है। ठीक है। स्वर की परिभाषा क्या है और व्यंजन की परिभाषा क्या है। तो स्वर की परिभाषा जो है, ये स्वतंत्र रूप होता है, स्वतंत्र रूप होता है। इसे किसी की सहारे की जरूरत नहीं होती, किसी की सहारे की जरूरत नहीं, सहारे की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। और व्यंजन क्या है, इसमें व्यंजन को सहारे की जरूरत होती है, सहारे की जरूरत होती है। ये स्वतंत्र रूप नहीं होता है, ये हमेशा स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है। उच्चारित किए जाते हैं। अब स्वर में देखिए,
स्वर क्या है, स्वतंत्र रूप से, इसको किसी सहारे की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए ये अ लिखा है, सॉरी आ, इसको जब हम बोलेंगे इन स्वरों को अ आ इ बोलेंगे, लेकिन इसमें क्या है, किसी की सहारे की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन जब इसी व्यंजन को हम जब बोलेंगे क ख क, इसमें क्या है कि क ख ग, क ख ग, इसमें हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, बिना स्वर की नहीं बोल सकते। लेकिन जब ऐसे लिखते हैं क में ये हलंत लगा है, हल, इसमें क्या है, स्वर नहीं है, ये आधा है, अधूरा है, ठीक है ना, आधा अधूरा है। ये जब भी हलंत लगा रहता है तो आधा अधूरा है, इसमें स्वर नहीं लगा है, ठीक है। और इसी को जब हम ऐसे हो जाए क और अ, ठीक है, तो यानी कि ये क अ, यानी कि जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब है कि इसमें स्वर है, ठीक है, ये स्वर से जुड़ा है और इसमें उच्चारित जब हम करेंगे तो स्वर आएगा क, यानी कि क आ रहा है। अब क की अ की कोई मात्रा नहीं होती है इसलिए इसमें ऐसे, ठीक है ना, यानी कि हल जब लगा रहेगा, हलंत जब रहता है, ठीक है, तो ये क्या है, आधा है, ठीक है, और इसमें स्वर नहीं होता है। जब ये हलंत हटता है, ठीक है, और इस रूप में इसको हम लिखते हैं, इस रूप में लिखने के लिए क्या होगा, ठीक, और ये इस तरह से हो जाएगा, और क्या, तब ये क ऐसे आएगा, यही हो जाएगा आपका ये। तो और इसमें स्वर में क्या होता है, स्वर का दो रूप होता है, कौन सा, एक वास्तविक रूप और मात्रिक रूप। वास्तविक रूप होगा मात्र, ये जो अभी ऐसे लिखा है ये क्या है, इसका वास्तविक रूप है, ठीक है ना, ये क्या लिखा है, इसका वास्तविक रूप लिखा है। लेकिन इसका मात्रिक रूप कैसे होगा, जब किसी इसकी जो स्वर की जो मात्रा है, अगर हम व्यंजन में लगा के लिखते हैं, ठीक है, व्यंजन में ही लगा के लिखेंगे। अब क से लेके अज्ञा तक जो उसका व्यंजन होगा, ठीक है, अब आपका क्या व्यंजन, आपको बताया गया 39 है, तो आप व्यंजन में जब इस स्वर की मात्रा लगेगी वो क्या हो जाएगा, उसका मात्रिक रूप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए हम लिखें कु, ऊ क्या है, ये ऊ मात्रा है, स्वर की मात्रा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका मात्रिक रूप हो जाएगा। लेकिन अगर इसका ये देखा जाए तो ये वास्तविक रूप है, इसका स्वर की वास्तविक रूप है ये, ठीक है ना। अगर देखिए जैसे स्वर क्या है आपका, अ आ ई इ, उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग आ। देखिए इस यही दो जो है, ये दो जो स्वर है, ये क्या है, ये अयोग व स्वर है, ये अयोग व है, जिसमें कि ये अनुस्वार अनुनासिक है। ये अयोग वाह क्यों है, ये अयोग वाह स्वर क्यों है, कि क्योंकि इसको देखिए, अगर आप इसमें बोलते हैं स्वर में भी तो अंग आह इसमें बोलेंगे, और इसको व्यंजन में भी अगर बोलते हैं कंग कह, तो इस ये व्यंजन में भी उसको इसका उच्चारण हो सकता है और स्वर में भी हो सकता है, ये दोनों में हो सकता है, इसीलिए इसको अयोग वाह भी कहा गया है। इसका आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल से आपको हम बताएंगे, ठीक है। ये अब इन सब की मात्रा, जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है, जैसे अ है, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ है, आ की मात्रा ये, छु इ, इसकी मात्रा ए, फिर है, फिर ऊ, ठीक है, ठीक है,
ओ, ये इसकी मात्रा होती है। और इन मात्रा स्वर की मात्रा से हम जब व्यंजन में लगाते हैं तो उसका जो मात्रिक रूप होता है, और व्यंजन में हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते, नहीं उच्चारित कर सकते, नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे एक आप एक वर्ण विच्छेद करके देखिए, उसी में आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए गौरी, गौरी। अब इसमें आपको देखेंगे कि स्वर की सहायता हमको लेनी पड़ती है कि नहीं है। देखिए गौरी, अब ये ग है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ठीक है। फिर ए र, ये आपकी। अब इसको ये जो है इस गौरी को इस रूप में हम जब लिखे हैं तो ये वर्णात्मक रूप हो गया। ये कौन सा रूप हो गया, ये वर्णात्मक रूप हो गया। इसको क्योंकि हम विच्छेद करके लिखे हैं, वर्णात्मक रूप हो गया, ठीक है ना। ये वर्णात्मक रूप हो गया, इसी को हम, ठीक है। अब इसको गौरी, अब यही है ग हलंत लगा है, ठीक है, ग। और इस पे हम क्या है, औ की मात्रा है तो ये औ हो गया। फिर क्या है, र की मात्रा है, र हो गया। फिर ई की मात्रा है, ई हो गया। फिर क्या हो गया आपका, इसका जब हम विच्छेद करके लिख देखते हैं, ये जब विच्छेद करके देखा गया है तभी हमको पता चलता है कि इस व्यंजन के साथ हमको स्वर आया है, इस व्यंजन के साथ हमको स्वर आया है। तो यानी कि इन व्यंजनों के साथ स्वर आया, या व्यंजन क्या, यानी कि स्वर की सहायता ये लिया है, ठीक है ना। तो आज हम वर्णमाला में क्या पढ़े हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, कि ध्वनि क्या होती है, लिपि क्या होती है, और स्वर और व्यंजन के बारे में हम पढ़े हैं। तो गाइस आपको कुछ समझ में तो आ ही गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब